तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 34 से लेकर के 38 तक क्वेश्चंस हैं वो देखने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर इससे पहले के आपने अगर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पार्ट नहीं देखा है, तो 1 पार्ट और 2 पार्ट देख लीजिए। ये 3rd नंबर का पार्ट है। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके 80 में से 12 मार्क्स के होते हैं। काफ़ी एक अच्छा अमाउंट का मार्क्स है। तो कैसे अपन केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, ये हम आज इसमें सीखने वाले हैं और काफ़ी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आपके एग्जाम्स में स्पीड बढ़ेगी उन क्वेश्चंस को करने की। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलो शुरू करते हैं 34 नंबर से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो इसके अंदर एक करेक्शन कर लो। करेक्शन क्या कर रखा है आपके सैंपल पेपर में, यहाँ पर 6 मीटर दे रखा है जबकि यहाँ पर डायग्राम में 5 मीटर दे रखा है। तो इसको हम 6 मीटर बना लेंगे। पहला तो करेक्शन ये हो गया, ठीक है ना। अब जब आप इसको 6 मीटर बना लेंगे उसके बाद में आपको बोल रखा है यहाँ पर एक ट्री दे रखा है और यहाँ पर जबकि पोल की बात कर रहा है तो यहाँ पर इस ट्री की जगह आप कर दो बच्चों यहाँ पर पोल कर दो। यहाँ पर ट्री की जगह क्या कर दो, पोल कर दो। और यहाँ पर टावर दे रखा है जबकि यहाँ पर एक अनादर ट्री दे रखा है, तो इसको काट करके आप इसको टावर लिख दो, ठीक है। इतना करेक्शन आप कर लो। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है 5 मार्क का क्वेश्चन है और ये बहुत इजी कंसेप्ट से और बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन की पकड़ आनी चाहिए, मैंने बोला ना अप्रोच होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलो अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द ग्राउंड विथ लेंथ ऑफ 6 मीटर क्रिएट्स ए शेडो। ग्राउंड पर मेरे बच्चों एक पोल है, ये पोल है मेरे बच्चों, ये 6 मीटर की जो है शेडो क्रिएट करता है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ 6 मीटर है जो 4 मीटर की शेडो क्रिएट करता है, 6 मीटर का पोल है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है एक अनादर ट्री टावर दे रखा है जिसकी हाइट को हमारे को क्या करना है बच्चों, जिसकी हाइट को फाइंड आउट करना है, जिसकी हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। और 28 मीटर की ये लॉन्ग शेडो बनाता है, 28 मीटर की ये लॉन्ग शेडो बनाता है। तो जब भी ये 2 तरीके के एंगल दे रखे हो ना बच्चों, ये देखो 2 तरीके के एंगल दे रखे हैं हमारे को, 2 एंगल दे रखे हैं। जब भी 2 एंगल दे रखे हो तो एक बार उनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करो, जबकि वो हमारे से क्या पूछ रहा हो, जबकि हमारे से वो एक किसी भी ट्रायंगल की एक साइड निकालने की कोशिश कर रहा हो। तो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या है सिमिलरिटी प्रूफ करने का, हमेशा ध्यान रखना डबल ए का यूज करा करो। ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है डबल ए। देखो प्रूफ करके देखो, इसमें से दो ट्रायंगलों में, ट्रायंगल कौन कौन से, एक बार ट्रायंगलों का नाम भी लिख देते हैं कि ट्रायंगल हमारे कौन से हो गए, ACB, ट्रायंगल ACB और कौन सा ट्रायंगल है, और हमारा ट्रायंगल है DEF। तो DEF में क्या हम कहना चाहते हैं, एंगल DEF में हम क्या कहना चाहते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चों कि जो एंगल C है वो बराबर है बच्चों एंगल E के। क्यों है, क्योंकि ये हमारे को गिवन है, ये हमारे को दे रखा है, गिवन है, ओके। चलो ठीक है। अब दूसरा एंगल देखो बच्चों, ये 90 डिग्री दे रखा है और ये भी 90 डिग्री दे रखा है। वैसे भी 90 डिग्री होंगे क्योंकि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पोल या कोई भी टावर एक 90 डिग्री पर खड़ा होता है ग्राउंड से। ये कई बच्चों को पता नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चों, एंगल B, यानी एंगल B और एंगल F क्या है बच्चों, एक 90 डिग्री का एंगल है, दोनों बराबर हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दो एंगल बराबर हो गए इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल है क्या, कौन से ACB इस सिमिलर हो जाएगा मेरे बच्चों, सिमिलर हो जाएगा DEF के। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो साइड्स का रेशियो वो भी इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो कैसे लिखते हैं बच्चों, AC ऐसे लिखते हैं, देखो AC डिवाइडेड बाय DE इक्वल्स टू CB डिवाइडेड बाय EF इक्वल्स टू मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ AB, ऐसे बिना देखे कर लेना है अपन को, AB डिवाइडेड बाय DF, क्या करना है, AB डिवाइडेड बाय DF, ये कर लेना है, ओके कर लेना है, ओके। अब मेरे बच्चों बताओ इनकी वैल्यू पुट करो। AC की वैल्यू दे रखी है क्या, AC की वैल्यू नहीं दे रखी है। DE की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो एक बार इसको छोड़ दो, इन 2 से काम चलाएंगे। अब हम 2 से काम चलाते हैं। तो CB की वैल्यू 4 पता है, यस सर 4 पता है, डिवाइडेड बाय EF का है मेरे बच्चों, EF की वैल्यू कितनी है, 28 दे रखी है, 28 दे रखी है, इक्वल्स टू AB की वैल्यू बताओ, AB की वैल्यू 6 मीटर है सर, 6 मीटर है, डिवाइडेड बाय DF का है मेरे बच्चों ये रहा H हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, यस आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों वाला सवाल हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये 4 और 4 7 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, ओके। और ये आ जाएगा H इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7×42 यानी 42 क्या आ जाएगा मीटर, 42 मीटर। हाइट क्या होगी 42 मीटर। फिर आपको क्या लिखना है कि हाइट ऑफ द टावर इज
हाइट ऑफ द टावर इज कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर। तो ये आंसर हो गया। ये हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन है। मान लो इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। 5 मार्क का मतलब हर एक बात को आपको एक्सप्लेन करना है और हर एक चीज़ का रीजन देना है। तो ठीक है, यहाँ पे दो ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दिया और उनकी जो लेंथ का रेशियो है वो इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इक्वल प्रूफ करने के बाद में हमने दो चीज़ों का यूज़ कर लिया, इनका और यहाँ से हमारे पास h = 42 मीटर आंसर आ गया है। बहुत ईजी है ना, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए मैथ्स को हवा मत समझो, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 नंबर आसानी से मिलेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना शुरू करो, चाहे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे को कह रहा है कि 2 डाइस दे रखी है, 2 डाइस हैव द फॉलोइंग नंबर, उनके ऊपर नंबर है। क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये वही डाइस है जिसका यूज आप लूडो के अंदर करते हो, जिस डाइस को आप जानते हो, ठीक है ना। तो डाइस अलग अलग हो सकती है, याद रखना। ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जो कि डाइस है नॉर्मल वाली 1 2 3 4 5 6 वाली। लेकिन सेकंड डाइस क्या बोल रहा है, यही देखने योग्य है। सेकंड डाइस में नंबर है हमारे पास 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। ये डाइस है, उस डाइस के ऊपर नंबर कैसे लिखे हुए हैं, 1 1 2 2 3 3, ये नंबर ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। कोई भी नंबर लिखे हो सकते हैं डाइस के ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन देम इज कैलकुलेटेड वंस दे आर थ्रोन। मतलब वो कह रहा है कि अगर उन दोनों को एक साथ में फेंका जाता है तो क्या क्या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं, कि क्या क्या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन साथ में आएंगे। यानी कि ऊपर अगर मान लो आपको 1 1 मिल गया तो 1 1 का कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको, 2 1 मिल गया तो 2 1 का कॉम्बिनेशन मिल गया। ऐसे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ये पूछ रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरे बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच सम फ्रॉम 2 to 6 इंडिविजुअली। अब ये कह रहा है कि आपको जो कॉम्बिनेशन मिले हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन मिले हैं, या फिर ऐसा मान लो कि आपने 2 फासे फेंके, आपने 2 डाइस फेंके, उन डाइस में जो सबसे ऊपर जो नंबर आते हैं तो उन दोनों का टोटल, यानी कि उन दोनों डाइस के ऊपर का टोटल, या तो 2, एक बार बताओ कि 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि है ना, या फिर उनका सम 3 हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 हो जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 सम हो जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 सम हो जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी अलग अलग हमारे को इंडिविजुअली उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। ऐसे करके हमारे पास 5 इवेंट हो जाएंगे। इसको इवेंट बोलेंगे कि पहला इवेंट मतलब 2 का सम हो जाए, 3 का सम हो जाए, इस तरीके से इवेंट होने वाले हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब और भी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं फ्री के 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन समझने की बात। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो अब सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है। चलो देखो, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस पर नंबर कितने हैं, आप बोलेंगे कि फर्स्ट डाइस पर सर नंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं। सेकंड डाइस पर बता दो सर, सेकंड डाइस पर नंबर कितने हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। सर सेकंड डाइस पर नंबर है, उसको दूसरे से लिख देता हूं मैं। सेकंड डाइस पर नंबर हमारे पास मौजूद है 1 1 2 2 3 3, ये नंबर मौजूद है। चलो ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे मेरे बच्चों, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये पहले एक नंबर को पकड़ लो, एक नंबर को पकड़ लो, एक नंबर से रो जानते हो, रो मतलब आड़ी लाइन, आड़ी बनाना है। तो 1 से 1 का कॉम्बिनेशन, 1 से 1 का कॉम्बिनेशन, फिर 1 से 2 का, 1 से 2 का, फिर 1 से 3 का, और फिर 1 से 3 का। फिर उसके बाद में सेकंड रो में हम 2 से 1 का, फिर 2 से 1 का, फिर 2 से 2 का, 2 से 2 का, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। 6 रो हमारी बन जाएगी, 6 रो और 6 कॉलम बन जाएंगे बस। और ये आप एक सेकंड में कर लोगे। कैसे करते हो, मेरे साथ में आ जाओ। चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे करोगे। देखो कॉम्बिनेशन 1 1, तो कैसे करोगे, रो क्या हो जाएगी हमारी, एक रो हो जाएगी 1 को 1 से, तो 1 1 आ गया। पहली रो बता देता हूँ, फिर फटाफट बता दूंगा, ठीक है। फिर 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1 1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा वापस। फिर 1 से 2 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 से 2 का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर बनाओ 1 से 2 का कॉम्बिनेशन, 1 से 2 का कॉम्बिनेशन, 1 से 3 का, 1 से 3 का कॉम्बिनेशन, फिर बनाओ फिर 1 से 3 का कॉम्बिनेशन, फिर 1 से 3 का कॉम्बिनेशन। मेरे साथ साथ बना लो तो आपको भी फायदा हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरी रो में 2 नंबर का 1 से, अब 2 का 1 से, फिर 2 का 1 से, अब ऐसे लिखते चले जाओ बस, ठीक है ना। 2 का 2 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 2 से, ये 2 का 2 से हो गया, 2 का 3 से, 2 का 3 से। अब इसको मैं करना कुछ नहीं है, बस भगाते हुए करते चले जाओ। चलो मैं कर देता हूँ आगे। ओके, आप लोग देखते रहना इसमें। 3 2 3 1 है ना, ऐसे ये 3 2 आ जाएगा, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे। फिर 3 2 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चों 4 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 2,
4 3, देखो फ्री के मार्क्स हैं, ये ध्यान रखना, बस जोड़ नहीं आना चाहिए आपको। ऐसे तो मेरे को भी जोड़ आता तो मैं इसको काट करके आगे निकल जाता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखोगे तो सही रहता है। जोर किसी भी चीज़ में नहीं आना चाहिए। पढ़ रहे हो तो कोई शॉर्टकट नहीं, सीखने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, जो भी करो शिद्दत से करो, मज़ा नहीं आता फिर इसमें। देखो मैं इतनी सी देर में आपसे बातें करते करते भी मैंने इसको लिख दिया है, नहीं तो मेरे को भी जोर आता तो मैं इसमें लिख करके फिर आपको काट देता मैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये बन गए हमारे, क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो गए। अभी कितने हैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कैसे जोड़े, तो रो कितनी है बच्चों, रो है 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, और इधर भी 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए हमारे, 6 × 6 यानी कि 36 ऐसे कॉम्बिनेशंस आएंगे हमारे जब भी हम दो डाइस को एक साथ फेंकेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आ गए। अब ये कॉम्बिनेशन आने के बाद में आपके लिए हलवा हो जाता है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बताओ। सेकंड पार्ट कहता है हमारे को सर कि आपको उनके सम बताने हैं कि कितने सम आएंगे, कितनी बार सम की प्रोबेबिलिटी बनानी है, 2 सम आने की, 3 सम आने की। तो हम पहला इवेंट मान लेते हैं, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम नज़र आ रही है मेरे को, ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि पहला इवेंट माना कि इवेंट नंबर 1 है कि उन दोनों का सम कैसा आ जाएगा, 2 सम आ जाएगा, 2 सम आ जाएगा। तो मेरे को बताओ कि 2 सम कैसे कैसे आ सकता है, केवल 2 सम आ सकता है, यहाँ पर देख करके बताओ, केवल 1 और 1 को जोड़ने पर, और केवल 1 और 1 को जोड़ने पर ही 2 सम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, हाँ सर आ सकता है। तो ये कितने पॉसिबल आउटकम हुए, 1 और 2, 2 पॉसिबल आउटकम हुए बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम। मैं बताता हूँ कैसे, एक बार समझा देता हूँ कि पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे, 2 हैं। देखो होता क्या है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो ये 2 सम आने की, यानी हमसे 2 सम पूछ रहा है, तो 2 सम कैसे कैसे आ सकता है कि ऊपर 1 1 आ जाए और 1 1 आ जाए, केवल यही तो पॉसिबिलिटी है। 1 और 2 का योग तो कितना होता है, 3 होता है, तो इसलिए 2 ही हैं। अब मेरे को बताओ ये 36 में से, यानी कि जो इतने सारे कॉम्बिनेशन है 36 में से हमारे फेवरेबल कंडीशन क्या है, केवल 2 है। कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, 2 कंडीशन फेवरेबल है कितने, 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, यानी इवेंट 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का सम, 2 का सम आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सर ऐसे कौन सी फेवरेबल आउटकम है, 2 फेवरेबल आउटकम है, यानी पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2। ये हमारे फेवरेबल आउटकम 2 हैं, डिवाइडेड बाय कितनों में से, तो हमारे 36 में से फेवरेबल आउटकम है, ये ध्यान रखना। तो डिवाइडेड बाय 36 कर दो, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 18, तो 1/18 हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, 2 का सम आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये एक हो गया फर्स्ट। अब दूसरा बताओ मेरे बच्चों, दूसरे को मैं E2 मान लेता हूँ। E2 क्या है, E2 मान लेते हैं 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी, कि उन दोनों का सम कितना आ जाए, 3 आ जाए, 3 आ जाए। तो दूसरे पेन से देखते हैं हम, दूसरा पेन मैं ये ले लेता हूँ, ओके। तो 3 क्या पॉसिबिलिटी होती है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन, हाँ सर ये पक्का है। 1 2 का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, हाँ 1 2 का भी हो सकता है सर, ये भी है और ये भी है। क्या इसके अलावा है क्या, देखो कोई नहीं है। ये 2 और 2 तो 4 हो गया सम, है ना। तो हमारे 36 में से फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, हमारी फेवरेबल क्या है कि 3 आ जाए योग, 1 2 3 और 1 4, तो ये 4 है। तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन सर हमारी कितनी है, हमारी सर 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 का सम आने की प्रोबेबिलिटी, यानी E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 यानी 3 का सम आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फेवरेबल आउटकम कितने में से सर, 36 में से। इन 36 में से मात्र 4 ही हमारे ऐसे हैं, 1 2 3 4 ही ऐसे हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 9 चौक 36 यानी 1/9 आ जाना चाहिए। बिल्कुल मेरे बच्चों, ओके कमॉन। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ओके कमॉन 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 कमॉन। मैं वापस येलो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि E3 कितना हो जाएगा। E3 को हम मान लेते हैं 4 का सम आने की प्रोबेबिलिटी, 4 का सम आने की प्रोबेबिलिटी है ना, कितनी है, 4 कैसे कैसे आ सकता है मेरे को बताओ सर। एक तो ये 2 से आ सकता है सर, ये 2 से भी आ सकता है, और कोई 4, हाँ सर 1 और 3 का योग भी 4 है, 1 और 3 का योग भी 4 है। तो कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4, 36 में से 4 क्या हो गई हमारी फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई मेरे बच्चों, 4। तो इवेंट कितना, वो हमारा PE3 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 36, तो ये भी हो जाएगी सर 1/9। इस तरीके से आप मेरे को इवेंट नंबर 4 यानी कि 5 सम 5 हो जाए, ये बताओ एक तो कमेंट बॉक्स में करके। और E5 यानी कि 6 सम हो जाए, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी इनकी, ये मुझे कमेंट करके बताओ। चलो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। चलो एक काम करता हूँ आपके लिए, 5 को मैं बता देता हूँ, 6 आप बता देना। निकल को कह दो कि सर आपने सॉल्व नहीं कराया, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। चलो आपके लिए तो इवेंट 4 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि बताओ कि इवेंट 4 यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है अपन को। ये क्या ही खुल गया, ये क्या खुल गया मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो देखो E4 क्या है हमारे पास, E4 है
5 सम आने की प्रोबेबिलिटी। तो बताओ पॉसिबल आउटकम कितने हैं मेरे बच्चों, पॉसिबल बताओ जल्दी सी। कुछ नहीं है इसमें बच्चों, जैसा खेल है। 5 जो बताओ, जो योग 5 5 आ जाए सर, एक तो ये आ जाए सर, बिल्कुल आ जाए 2 3, और सर ये 2 3 आ जाए, और एक 3 2 भी होगा। हाँ सर 3 2 भी है, और 3 2 भी, यानी ये भी 4 हैं, 1 2 3 और एक 4, ये भी 4 हैं सर, बिल्कुल 4 हैं। तो बताओ जल्दी सी PE4 कितना हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 4 कितने में से, 36 में से, ये नंबर आपने कितने में से निकाले हैं, 36 में से, तो ये कितना हो जाएगा 1/9। इसी तरीके से मुझे जल्दी सी प्रोबेबिलिटी बताओ E5 क्या है हमारा इवेंट, 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी। क्या आंसर होगा नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपको समझ में आ रहा है। बच्चों ये इतनी सारी चीज़ लिखी है, ये फ्री के मार्क्स है, 5 नंबर के मार्क्स हैं, बहुत ईजी है। मैंने जो समझाया दोबारा से देख लेना, बस आपको लिखना है, लिखने के इतने फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं प्रोबेबिलिटी में, बताओ ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आ गया है, जो कि मेरे बच्चों 4 मार्क्स का होता है, बहुत इजी होता है। देखो इसमें करना क्या होता है, अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन के से आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनके आंसर आपको केयरफुली देने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, देखो ये क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे इस पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो सिंपली पैराग्राफ को पढ़ना है, मतलब एक बार पैराग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको साइड में लिखते चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन से डील करेंगे। चलो कैसे करेंगे, आओ मैं आपकी बात करता हूँ। ऑन द रोडवे पॉइंट A B, हमारे रोड पर 2 पॉइंट है मेरे बच्चों, A और B पॉइंट है, विच स्टैंड इन फॉर चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र, जो कि लाई करते हैं चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र को शो कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहा है कि एक A पॉइंट है, एक रोड है, ये रही रोड, ठीक है ना, रोड बना ली, इस पर एक पॉइंट है A, जो कि क्या है A पॉइंट चंडीगढ़। आप साथ साथ लिखा करो कि फिर भूल जाओगे नहीं चंडीगढ़। इससे क्वेश्चन बनाने में आसानी भी होगी, जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन दे उसको यहाँ उठा करके ले आओ, जैसे मैं लेकर के आया हूँ। और B पॉइंट क्या कह रहा है मेरे बच्चों, B पॉइंट कह रहा है कि वो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, कुरुक्षेत्र लिख देता हूँ, कुरुक्षेत्र है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पेक्टिवली आर लोकेटेड नियरली 90 किलोमीटर अपार्ट, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, यानी कि दोनों कितनी बीच की दूरी पर हैं, ये हैं हमारे 90 किलोमीटर, ये लिख दिया मैंने, 90 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, बिल्कुल। फिर अगले में क्या कह रहा है मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ क्या कहने वाला है ना। ये हो गया 90 किलोमीटर की उन दोनों के बीच में दूरी है, ओके। एट द सेम टाइम ए कार डिपार्ट्स फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड 1 फ्रॉम चंडीगढ़, यानी कि एक ही समय पर 2 गाड़ियां, एक चंडीगढ़ से रवाना होती है और एक कुरुक्षेत्र से रवाना होती है। तो चलो एक गाड़ी में मेरी ये अफलातून गाड़ी है, और एक गाड़ी मेरी ये अफलातून गाड़ी है, ठीक है ना, ये रवाना हो रही हैं। अब देखते हैं कहाँ रवाना होगी, गाड़ी पे मत जाना, मैं ऐसे लिख दिया है, रफ में ऐसे ही बनाना है जल्दी सी, ठीक है ना, ओके। तो दीज कार्स विल कोलाइड इन 9 आवर्स, यानी एक दूसरे से मिलती है 9 आवर्स में, 9 आवर्स में मिलती है, 9 आवर्स में मिलती है इफ़ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन 9/7 आवर्स इफ़ दे आर ट्रेवलिंग इन अदर डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर बता रहा है मेरे बच्चों, ये कार अगर ये कार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, या एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं, अगर ये कारें अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मिलती हैं एक दूसरे से, कब मिलती हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ये मिलती हैं सेम में। दीज कार्स विल कोलाइड 9 आवर्स, दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन में, तो ये मिलती है 9 आवर्स में। तो टाइम दे रखा है 9 आवर्स हमारे को टाइम दे रखा है, ठीक है सर, ओके। सेम डायरेक्शन यानी कि टी सेम कर दो पता लगाने के लिए, ओके ठीक है। तो चलो, और हमारे को दे रखा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, अपोजिट मतलब एक यहाँ जा रही है तो एक यहाँ जा रही है, दोनों के बीच में, तो ये दोनों कितने मिनट में मिलती है, 9/7 आवर्स इफ़ दे आर ट्रेवलिंग इन द अदर डायरेक्शन, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, तो 9/7 आवर्स में दे रखा है। तो ये चीज़ें लिख दिया करो, साथ में पता लग जाता है। और फिर बार बार क्या पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लेट एक्स एंड वाई बी बी 2 कार्स डेट आर ट्रेवलिंग एट एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर फ्रॉम प्लेसेस। मतलब ये कह रहा है मेरे बच्चों कि लेट सपोज करो कि x एक कार है एंड y भी 2 कार, मतलब x और y 2 कारें हैं। इसने पहले मानने के लिए कहते हैं कि आप उसको x और y मानोगे। अब इसने बोल दिया है ना, तो x और y की जगह आप और कुछ नहीं मान सकते, सिर्फ x और y मानना पड़ेगा। कि माना कि वो कार का नाम क्या है बच्चों, वो कार का नाम एक तो x है और दूसरी कार का नाम क्या है मेरे बच्चों, दूसरी कार का नाम है y, यानी कि ये x है तो वो y है, ये मान लिया हमने। 2 कार दैट आर ट्रेवलिंग एट x एंड y किलोमीटर पर आवर, लेट x एंड y बी 2 कार ट्रेवलिंग x एंड y किलोमीटर पर आवर फ्रॉम प्लेसेस a एंड b। इनकी स्पीड भी बता दी उसने कि उनकी स्पीड क्या है मेरे बच्चों, उनकी स्पीड भी है x, इनकी स्पीड कितनी है x ओवर
कितनी है मेरे बच्चों, x किलोमीटर, कितनी है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उनके पास, और यहाँ पर कितनी स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारे को दे रखी है। तो आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, जो कि आप 10th क्लास में भी थे। तो इस तरीके से ये होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैराग्राफ तो हम यहाँ लेकर के आ गए, पैराग्राफ यहाँ लेकर के आ गए, अब हमारे को समझ में आ चुका है। अब बोल रहा है व्हेन बोथ कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, वो बोल रहा है कि यदि दोनों कारें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, फाइंड द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली, यानी एल्जेब्रिकली आपको उसको रिप्रेजेंट करके बताना है, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन में आंसर आएगा। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए, तो वो बोल रहा है कि मैंने बहुत काम सेम डायरेक्शन में, तो बच्चों ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन की कंडीशन तो ये हो गई। आपको रिलेटिविटी का कंसेप्ट बता देता हूँ पहले, एक बार जल्दी से एक बार रिलेटिविटी का कंसेप्ट समझ लो। इसमें समझा दूँ मैं तुम्हारे को, इधर समझा देता हूँ। देखो रिलेटिविटी का कंसेप्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं, तो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब भी क्या होता है मेरे बच्चों, दो कारें या कोई भी दो वस्तुएं अगर बच्चों सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, मान लो इस तरीके से सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मान लो इसकी x किलोमीटर पर हॉवर है वेलोसिटी, और इसकी है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो मेरे बच्चों जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। ये मिलेंगे कब, ये मिलेंगे तब जब ये क्या हो जाएंगे, एक बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि हमारी स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड r, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस y हो जाएगी, x माइनस y किलोमीटर पर हॉवर। क्यों हो जाएगी मेरे बच्चों, क्यों हो जाएगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये देखो अगर वो मान लो 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 5 माइनस 5 कितना, 0, यानी कि वो एक दूसरे को, फिजिक्स में पढ़ते नहीं है कि अगर दो गाड़ियाँ एक जैसी डायरेक्शन में चल रही हैं और अगर वो सेम स्पीड से चल रही हैं, तो वो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, या रिलेटिव स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो यस x माइनस वाई लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, सेम डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपको रिलेटिव वेलोसिटी ही निकालनी है, बस यही कंसेप्ट है इसके अंदर। ओके, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई फॉर्मूला हो जाएगा। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये समझ लो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि एक कार ऐसे चल रही होती है, तो दूसरी कार मेरे प्यारे बच्चों विद्यार्थियों ऐसे चल रही होती है, यानी एक कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर हॉवर, और इसकी है y किलोमीटर पर हॉवर, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी हमारी, या रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ सर, x प्लस वाई, यानी कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जुड़ने लग जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर हॉवर, ये भी आपको लिख देना है। ये इस तरीके से हो जाएगी, ये चीज़ मैंने समझा दी, अपोजिट डायरेक्शन की और सेम डायरेक्शन की क्या कंडीशन होने वाली है। चलो अब ये इस चीज़ को उठा करके वहाँ रख देंगे, क्वेश्चन में चलते हैं अपन, अपने बगल वाले क्वेश्चन में चलते हैं। बगल वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उस क्वेश्चन में डील करते हैं। अब वो बोल रहा है कि आपको बोथ कार्स जो है मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन में। अब बना दो, एक कंडीशन क्या है कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है ना। ओके, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ओके, और ये कर रही है सेम डायरेक्शन में मूव, और ये कर रही है x किलोमीटर पर हॉवर की स्पीड से, और ये कर रही है y किलोमीटर पर हॉवर्स की स्पीड में, और इनकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे को दे रखी है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दे रखी है, नहीं दे रखी है सर, 90 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। और ये दोनों मिलते कब हैं, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये हो रही है बात सेम डायरेक्शन की, और ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो मिलते कब हैं, यानी उनके संगम का टी पॉइंट मान लेते हैं, ये यहाँ पर मिलते हैं एक सी पॉइंट पर, और यहाँ पर टाइम कितना है, इनको टाइम कितना लगा दोनों को मिलने पर, सर इन दोनों को मिलने पर 9, मतलब ये लगा दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो देखो यहाँ पे आपने लिखा था सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं 9 आवर्स लगे, ठीक है, 9 आवर्स, तो कितने लगेंगे बच्चों, 9 आवर्स लगने वाले। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, 9 आवर्स लगे। अब एक फॉर्मूला आता है, आपको पता है डिस्टेंस, आपको पता ही होगा, नीचे लिख के बताओ, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का, बस वो फॉर्मूले का यूज़ करना है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। चलो अब मेरे को बताओ डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है मेरे बच्चों, डिस्टेंस इजिकल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे को बताओ डिस्टेंस क्या दे रखी है, हमारे को 90 किलोमीटर दे रखी है, तो लिख दो 90 किलोमीटर, को बड़ी बात नहीं है। स्पीड, ये रिलेटिव स्पीड लेने वाले हैं हम, कौन सी, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन की क्या होती है, देख लो एक बार, ये होती है सेम डायरेक्शन की क्या होती है, x माइनस वाई, तो लिख दो x माइनस वाई
इंटू टी समय कितना दे रखा है हमारे को 9 आवर्स दे रखा है सेम डायरेक्शन में, तो 9 ओके। अब इससे एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो बोल रहा है एल्जेब्रिकली, वो एल्जेब्रिकली तो बोल रहा है एल्जेब्रिकली निकालना है, तो बिल्कुल एल्जेब्रिकली छोड़ देंगे। 9 10 जा 90, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत होगी यहाँ तक, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, यही थी। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब चलो, अब मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और का मतलब हो गया एक, पहले ये करके छोड़ दिया, उसके बाद में दूसरा, व्हेन बोथ कार्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो क्या होने वाला है। तो चलो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा देता हूँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों इनको। चलो इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूँ एक बारी, ताकि मैं लिख सकूँ, जगह मिल जाए मेरे को। तो इस क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ मैं। अब तो ये पढ़ लिया अपन ने, यहाँ छोटा कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उस जगह बना लिया जाए अपन, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब मेरे को एक बात बताओ कि अब हमारे को बोल रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का वो बनाओ जल्दी सी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक यहाँ से ए पॉइंट ये दे रखा, ठीक है ना, और हमारा ये बी पॉइंट इधर का, एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, वो जा रही है इस जगह पर, ठीक है ना, अपोजिट टाइम, और ये दोनों किसी सी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। यहाँ की टाइमिंग क्या दे रखी है, जब सेम टाइम जाती है 9/7, क्या दे रखी है 9/7 हॉवर्स हैं, ये भी क्या है हॉवर्स हैं। और एक की वेलोसिटी कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ये क्या होगा स्पीड, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों की स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, सेम ही रहेगी, यानी कि 90 किलोमीटर ही स्पीड है इनकी, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलो अब वो लगाओ रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है स्पीड ऑफ रिलेटिव इनटू टाइम। तो ये कहाँ जा रही है, कौन सी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन लिख देना यहाँ पर। ये सब कुछ आपको लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है ना। और ये है सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है वो। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों, 90 किलोमीटर, जो कि हम जानते ही हैं। इस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आपको बताया था रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जाने की, कितनी थी, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कर लो, तो सर x प्लस वाई कर लिया मैंने, इंटू टी कितना दे रखा है हमारे को 9/7 दे रखा है, 9/7 रखा है, तो 9 से 9, 9 10 जा 90, ये हो गया, और 10 7 70 हो गया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई इजिकल टू क्या आ गया, 70 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, आ गया। एक हो गया x माइनस वाई इजिकल टू 10, और एक इजिकल टू हो गया x प्लस वाई इजिकल टू 70। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये आपको और में दे रखा है ना, तो ये नहीं करना है, और में वाला नहीं करना है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फटाफट करेंगे ताकि टाइम ना लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ कार एक्स। अब स्पीड ऑफ द कार एक्स की स्पीड ज्ञात करो। एक्स की स्पीड कैसे निकाल लेंगे मेरे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं जोड़ने वाला हूँ। जोड़ो कि सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को x माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और हमारे को क्या दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अब इनको जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये बच्चों 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 40। तो बिल्कुल 40 आंसर आ गया, ये भी समझ में आ गया। फाइंड द स्पीड ऑफ कार x, है ना। तो ये x इजिकल टू क्या है मेरे बच्चों, ये स्पीड ऑफ कार x की कार मिल गई कि नहीं मिल गई, x की वैल्यू ही क्या है, स्पीड ऑफ कार x की स्पीड है। तो हम कह देंगे ये हमारा आंसर हो गया। स्पीड ऑफ कार कितनी है, x हो गया। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर दो। मान लो x की वैल्यू में मान लो यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर, तो इन इक्वेशन 2, तो फिर इक्वेशन 2 से क्या होने वाला है, बस पुट करो यहाँ पर x की वैल्यू 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो कितना आ जाएगा 40 प्लस वाई इक्वल टू 70। अब बोलो जल्दी सी कि सर y इज इक्वल टू हो जाएगा, 70 में से 40 गए तो 30, तो 30 किलोमीटर पर हावर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, इस y की वैल्यू हो जाएगी, y कार की वैल्यू, जो कि हमारे को सी ऑप्शन से पूछी है। सी ऑप्शन में पूछी है कि नहीं पूछी है, सी ऑप्शन में पूछी है कि नहीं पूछी है, बिल्कुल पूछी है सर। तो ये स्पीड होने वाली है। तो बस इसमें कुछ भी नहीं था क्या, इजी था ना मेरे पास, बताओ इजी था ना। और ये हमारे को बी भी मिल गया है और हमारे को सी भी मिल गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दोनों आंसर भी मिल गए, जो कि हमारे को 30 किलोमीटर और
30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन तो और भी इजी है, पैराग्राफ में आंसर होता दे रखा होता है, उसको इस तरीके से रफ में नोट कर लो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करा करो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तो बच्चों नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है और हमें ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है उसको रीड करने में भी, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है जिससे टाइम वेस्ट होगा, आपको पहले पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये किस क्वेश्चन के ऊपर बेस है। तो वही क्वेश्चन आपके सामने होता है, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया होता है। देखो कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये एक ए है और एक बी है, ये दो पार्ट इसमें दे रखे हैं। पहले सबसे पहले बी पार्ट को देखो, इसमें आपको इसमें समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है। इसमें आपको एक तरीके से ये हमारी किसकी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट और डिस्टेंस वाला। यानी कि आपको सबसे मेन चीज़ आपको ये दे रखा है ना, ये है ना। लेकिन फिर भी आप एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। ए पार्ट को जल्दी जल्दी रीड करेंगे। इसमें क्या बोल रखा है कि वो एक न्यू बिल्डिंग लेता है, न्यू बिल्डिंग के ऊपर क्या है वो एक होर्डिंग लगाता है ताकि वो एडवर्टाइजमेंट से कमाई कर सके। बस इतनी सी बात इसमें बोली, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब इधर आ जाओ। अब इधर हमारे को क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर एक ग्राउंड लेवल के ऊपर एक पॉइंट पी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो पहले इसको बना लो, अपने डायग्राम बनाओगे आधा काम खत्म हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करो। देखो ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, तो मैं मान लेते हैं एक बिल्डिंग ले लेता हूँ। सबसे पहले एक बिल्डिंग बना लेता हूँ, मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ। चलो मैंने एक बिल्डिंग बना ली बच्चों, ये रही बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बना ली मैंने। और ये पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट क्या दे रखा है हमारे को एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट दे रखा है इससे थोड़ी दूरी पर, पी पॉइंट दे रखा है। तो इस पी पॉइंट को भी मैं बना लेता हूँ। यहाँ से एक पी पॉइंट दे रखा है और ये पी पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया। ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, इस बोल रहा है पी पॉइंट द ग्राउंड लेवल से इससे इसकी बिल्डिंग की ग्राउंड लेवल से एक पॉइंट पी है, ठीक है ना। और एलिवेशन दे रखा है आपको, एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन दे रखा है। तो बिल्डिंग का एलिवेशन दे रखा है, तो चलो जल्दी से बिल्डिंग का एलिवेशन बना लेते हैं अपन। तो बिल्डिंग का एलिवेशन कितना दे रखा है, यहाँ से बिल्डिंग का एलिवेशन का एंगल है जो हमारे को दे रखा है 30 डिग्री। तो ठीक है, तो 30 डिग्री लिख लो। चलो ये हमारे को कितना दे रखा है बच्चों, ये 30 डिग्री दे रखा है। आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड इज़ 45 डिग्री। तो चलो अब इससे ऊपर इसने साइन बोर्ड बना रखा है, इससे ऊपर एक साइन बोर्ड बना लगा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक साइन बोर्ड है, ऐसा कैसा एक साइन बोर्ड मैंने लगा दिया, ये रहा। तो ये साइन बोर्ड लगा दिया, चलो ठीक है। फिर इसका एलिवेशन एंगल भी बता रखा है इसने। इसका एलिवेशन एंगल कितना है, इसका एलिवेशन एंगल मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसका एलिवेशन एंगल ये दे रखा है 45 डिग्री। तो चलो इसको इससे मिला दिया, तो इसका एंगल एलिवेशन ऑफ एंगल कितना आ गया, ये जो टोटल है, तो ये वाला ले लेता हूँ मैं। ये तो ये जो टोटल है मेरे बच्चों, ये टोटल जो है ये 45 डिग्री एंगल आ गया। चलो ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। द पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग। जो बेस ऑफ बिल्डिंग है ये वाला, यहाँ से इसकी दूरी इन्होंने 24 मीटर दे रखी है। यानी इस तरीके से आपने सारी चीज़ें गैदर कर ली, ये कर ली, ठीक है। अब बाकी आपको पता है 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। अब दोनों ट्रायंगलों का नाम लिख दो एक बार, है ना। इनका नाम लिख देता हूँ मैंने कहा पी क्यू, ये वाला ये आर, ये बिल्डिंग का पॉइंट, बिल्डिंग का टॉप आर, और ये वाला टॉप ये एस, इसका नाम दे देता हूँ एस, पी क्यू आर एस। ये सारा दे दिया अपन ने। अब देखो, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ एक बार देखते जाओ। देखो अब ये इजी हो गया ना, हमें मतलब ये चीज़ पता थी, तो हमें पता है कि अब 2 ट्रायंगल के अंदर खेल खेलेगा। ये क्या खेल खेलेगा देखते हैं। अब ये बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट द साइन बोर्ड। अब चलो इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हम हाइट की बिल्डिंग को कितना मान लेते हैं बच्चों, हाइट की बिल्डिंग को मैंने एक्स मान लिया, मान लेते हैं मैंने हाइट की बिल्डिंग को एक्स मान लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको एक्स मान लिया हम, और सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। सेकंड को बोल रहे थे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विद द साइन बोर्ड। अब हमें ये भी निकालनी है साइन बोर्ड के साथ में, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये साइन बोर्ड का टॉप है। तो एक बात बताओ, ये जो होगा ये टोटल मैं इसको क्या मान लूँ, वाई मान लूँ, साइन बोर्ड के साथ वाला, साइन बोर्ड के साथ की हाइट वाई, और ये एक्स, ठीक है। चलो सर मान लिया बिल्कुल। अब मेरे को बताओ कि साइन बोर्ड की हाइट कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों। साइन बोर्ड की हाइट को मैं जेड मान लूँ, तो ये मेरे बच्चों बताओ कि y में से x क्या ये आ जाएगा ना, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। साइन बोर्ड की हाइट ये भी मान ली मैंने। और एक और चीज़ हमारे को बोल रहा है वो,
तो मेरे को बताओ ये चीज़। नीचे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड, यानी कि इस पॉइंट P की वैल्यू आपको इस टॉप का जो साइन बोर्ड है इन दो इसके बीच की दूरी निकालनी है, यानी PS की वैल्यू को भी निकालना है। इसकी वैल्यू मैंने H मान लेता हूँ, है ना। ये तो हमने क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है वो हमने हो गया। अब शुरुआत करते हैं अपन। अब वही tan थीटा sin थीटा वगैरह लगाने हैं और करना क्या है। चलो आ जाओ नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले मैं ले लूँगा, हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द विदाउट द साउंड साइन बोर्ड। तो ये मैं एंगल ले लूँ। देखो ये x की वैल्यू निकालनी है, यानी बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी है बिना साइन बोर्ड के बिना निकालनी है, मतलब ये x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ट्राइंगल POQR ले लूँ, ट्राइंगल PQR ले लेता हूँ। अब हम ट्राइंगल PQR में बात कर रहे हैं। अब ट्राइंगल PQR को मैं बना देता हूँ यहाँ पर रफली कि क्या बात हो रही है यहाँ पर, कि चलो ठीक है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना। हमें निकालना है x और यहाँ पर दे रखा है ये 24 और ठीक है, और ये वाला वैल्यू हो गई हमारी PQ और R, ठीक है ना, PQ और R। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि आपको बताया पंडित बद्री प्रसाद के बारे में, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कि यानी कि आपको पता है कि थीटा डिग्री के सामने वाला क्या होता है बच्चों, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, और इसके नीचे जो बचा हुआ है वो बेस। तो हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है और थीटा पता है, तो हम tan थीटा का यूज़ करते हैं, साइन कोस और tan। तो tan क्या है, बेस और परपेंडिकुलर और बेस। तो मेरे को ये बताओ कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे बच्चों, x निकालना है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है 24 है, और आपको tan 30 की वैल्यू पता है। tan 30 की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 24। तो tan 30 की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 1/√3 होती है, ठीक है ना। तो 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 24। 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 या 24, और 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक रूट से एक रूट गया, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को बताओ सर, x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 8√3। अब 8√3 को कैसे लिख सकते हैं, 8√3 इज इक्वल टू 1.72, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 1.72। तो ये वैल्यू हमारी करीबन आ जाएगी 13.65, यानी कि 14 ये क्या है सेंटीमीटर में दे रखी है, किस में दे रखी है हमारे को वैल्यू, मीटर में। 14 मीटर हमारी वैल्यू आ गई, ये बात मानते हो। चलो ठीक है, ये किसकी आ गई, बिल्डिंग की हाइट आ गई 14, x इज इक्वल टू 14 आ चुकी है। चलो अब हमारे को निकालनी है मेरे बच्चों, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको वैल्यू निकालनी है, देखो ये वाली y की मतलब साइन बोर्ड के साथ में। तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें। चलो बड़ा वाला ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल बना लो। ये चीज़ बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने बना लिया। तो यहाँ पर दे रखा है 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। और यहाँ देखो क्या है, y, ये टोटल क्या है मेरे बच्चों, y निकालना है अपने को। नीचे अपने को 24 दे रखा है ना। जब एक थीटा पता हो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। और हमें पता है बेस और परपेंडिकुलर वाला क्या निकालते हैं हम, tan 45 डिग्री बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बात होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y डिवाइडेड बाय b। तो y कितना है हमारे पास, y मेरे प्यारे बच्चों निकालना है, डिवाइडेड बाय b का मतलब हो गया 24। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 हो गई। तो मेरे को बताओ कि y अपॉन 24 तो क्या आ जाएगा हमारे बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों 24 मीटर आ गई। अब एक बार बताओ, हमें x की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू पता चल चुकी है और हमें पूरी वैल्यू पता चल चुकी है, तो क्या साइन बोर्ड की वैल्यू निकल सकती है, यस निकल सकती है। क्या बताई थी आपको, z इजकल टू साइन बोर्ड की वैल्यू इजकल टू कितना, 24 में से कितना जाना चाहिए, 24 में से 14 जाएगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो 24 माइनस 14 इजकल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ गया। ये क्या हो गई, हमारी साइन बोर्ड की वैल्यू हो गई। यानी कि क्या आ गई, देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, फाइंड द, हमने क्या क्या निकाल लिया, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने निकाल दिया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट द साइन बोर्ड, कितनी है, विदाउट द साइन बोर्ड है सर 14, ये आ गया 14 मीटर। हाइट द बिल्डिंग ऑफ विथ द साइन बोर्ड, यानी y की वैल्यू यानी कितनी आ गई सर, ये थी कितनी 24 मीटर,
ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड, तो साइन बोर्ड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को जल्दी बताओ सर। ये 10 मीटर आ गई, ओके 10 मीटर आ गई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड, एच की वैल्यू निकालना बाकी है, बस एच की वैल्यू भी निकाल देते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, चलो बस मेरे को जगह करा दो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं यहाँ मेरे को जगह करा दो, क्या ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एच की वैल्यू निकालनी है तो हम ट्रायंगल कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल लगने वाला है सर, बड़ा वाला ट्रायंगल लगेगा तो एच की वैल्यू, ठीक है ना। अब सुनो, अब देखो अब क्या होगा, सिर्फ एच की वैल्यू हमारे को निकालनी है, एच हो गया। यहाँ पर क्या था, ये पी क्यू और हम बात कर रहे हैं एस में, पी क्यू एच ट्राइंगल में, तो ये एच की वैल्यू देखो, ये एच की वैल्यू निकालनी है। और नीचे कितनी दे रखी है हमारे को 24 मीटर दे रखी है, और यहाँ पर थीटा एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये तो हमारा हाइपोटेनियस हो गया एच, और ये हमारा कितना हो गया बेस। और आपको पता है कि हाइपोटेनियस और बेस में रिश्ता किसका है, हाइपोटेनियस और बेस में रिश्ता है कॉस का, किसका है कॉस का, साइन और कॉस। तो कॉस इजिकल टू क्या होता है मेरे बच्चों, कॉस थीटा इजिकल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक थीटा पता है ना, तो अब यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, कॉस थीटा कितना है बच्चों 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, बेस क्या आता है बेस अपॉन हाइट, बेस कितना है बेस 24, बेस हमारे को दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय एच। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24 बाय एच, यही हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों √2 इंटू 24। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे प्यारे बच्चों, एच इजिकल टू 24 इंटू √2, ये इसको मीटर में छोड़ दो, या फिर आप इसको 24 इंटू 1.41 की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि √2 की वैल्यू भी पुट कर देना तो भी आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो 24 इंटू √2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है। तो आ जाओ मेरे साथ साथ जल्दी, ओके कम ऑन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बड़ा शानदार हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, देख करके घबराना नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपने एक बार कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलो कि आपका जो डर है केस बेस्ड स्टडी के प्रति वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे और अप्रोच को देखेंगे। सबसे बड़ी बात होती है अप्रोच, मतलब कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात देखो, क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने आपको बताया था ये इसका ए पार्ट होता है। ए पार्ट में वो बताता है उसके रिलेटेड कहानी को बताता है। हमें आंकड़ों से मतलब है, जो कि हमें हमारे डायग्राम में मिल जाती है ना। आंकड़े मतलब आंकड़ों का मतलब उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या क्या है उनसे मतलब है। हमें पता है कि भाई ये इस तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा एरिया और सरफेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन को फटाफट पढ़ेंगे। इन ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वुडन पार्ट्स आर असेंबल्ड एंड पेंटेड टू प्रिपेयर ए टॉय, वन स्पेसिफिक टॉय इन शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। तो इस तरीके से मतलब बच्चों ये कहना चाहता है कि कोई एक टॉय की कंपनी है, एक टॉय बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने वुडन से रॉ मटेरियल से कुछ टॉय को बनाया है, जिसमें उसने यूज़ किया है मेरे बच्चों एक टॉय ये बनाया है, ये सामने जो दिख रहा है ये बनाया है। अब इसने एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट को सिलेंडर को यूज़ किया है ना, और एक इसने कोनिकल पार्ट को यूज़ किया है, और इन दोनों को यूज़ करके इन दोनों को ज्वाइंट कर लिया है, स्क्रू वगैरह इन सब के द्वारा यूज़ कर लिया है। ये जो कि आप पढ़ लेना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरीके से कहानी बता रहा है कि ये एक बनाया है सिलेंडर और इसको जोड़ करके। चलो ठीक है, अब यहाँ वाले पार्ट से देखो, अब यहाँ वाले पार्ट से ये कह रहा है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 26 सेंटीमीटर, जो कि हमारे को दे रखी है, कोई बात नहीं। इस हाइट को हम क्या मान लेंगे, टोटल वाली को हम मान लेते हैं एच, कैपिटल एच मान लेते हैं। एंड द हाइट ऑफ इट्स कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, कोनिकल पार्ट की कितनी हाइट है एच मान लेते हैं। यानी सभी को सिंबल देना जरूरी है। मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि आपको सिंबल देना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले यूज करोगे तो एच और एच में कंफ्यूज जाओगे। तो स्टेप नंबर 1 सीखना क्या है अपन को, यहाँ मैं आपको सिखाने के आया हूँ, सॉल्व करने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ कि कमी कहाँ कहाँ होती है। तो ये कर लेंगे, ओके कर लिया। अब द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5। अब इसने देखो डायमीटर बताया है, किसका डायमीटर, देखो अंडरलाइन कर लो इन पर, बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट, इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर लो। तो बोल रहा है कि ये जो डायमीटर है इसका, किसका बोल रहा है, कोनिकल पार्ट का। एक मिनट ये हैंग हो जाता है कई बार। तो कोनिकल पार्ट का जो डायमीटर है हमारे को 5, ध्यान देना, गलती होने के चांसेस यहाँ लिख दूं, गलती होने के चांसेस, यानी कि स्टार लगा दो। 1 मिनट क्या खुल गया यार,
हाँ, गलती होने के चांसेस यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ कि डायमीटर हमेशा दे रखा है। कई बार क्या करते हैं हम रेडियस की जगह डायमीटर पुट कर देते हैं, तो d/2 करना ना भूलें। 5 है तो ये कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 है, यानी रेडियस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल r इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं 2.5 क्या है सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर। और ये भी देखो सेंटीमीटर और मीटर को भी ध्यान में रखना। गलतियाँ क्या होती हैं, क्या स्टेप्स लेनी है वो बता रहा हूँ, सॉल्व कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। चलो, है ना। और एंड दैट द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 सेंटीमीटर, और सिलेंड्रिकल पार्ट यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की जो वो है एंड दैट्स एक मिनट, डायमीटर देखा ना, द डायमीटर ऑफ द बेसिस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर एंड द इसका भी 4 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर यानी कि डायमीटर ही दे रखा है और हम इसको कैपिटल आर मान रहे हैं, इसको हम कैपिटल आर मान रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर से ऊपर तक ये मानी थी। अच्छा, इसको कैपिटल आर मान लो, उसको कैपिटल, हाँ जो भी मानना मान लो, मैंने कैपिटल आर मान ली। आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, जो भी है आपको ध्यान होगा। ये इतनी सी बात का आप ध्यान रखेंगे, आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली। चलो, अब बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अपर, ले लिया आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, ले लिया आपने, ये डायग्राम ले लिया। हाँ सर मैंने ये डायग्राम ले लिया है। अब बताओ कि इफ़ इट्स सिलेंड्रिकल पार्ट इज टू बी पेंटेड येलो कलर से, ये बोल रहा है कि जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसे अलग से मुझे पेंट करना है और वो भी येलो कलर से पेंट करना है इस पार्ट को, ठीक है ना। तो बताओ, तो हमें यहाँ पर क्या पेंट करना है, हमारे को यहाँ पर लाल कलर को पेंट करना है, मतलब ये इसको येलो कलर को पेंट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे को यहाँ पेंट करना है और यहाँ पर हमारे को पेंट करना है ग्रीन कलर को पेंट करना है ना। यहाँ पर हमारे को क्या पेंट करना है, ग्रीन कलर पेंट करना है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ग्रीन कलर पेंट करना है इस जगह पर, ये इस जगह पर, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो मैं इस डायग्राम को अलग से बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, होच पोच हो जाएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इस डायग्राम को अलग जगह पर बताता हूँ। देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, है ना। ओके चलो मैं बताता हूँ। एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ बना देते हैं, कुछ ज़्यादा हो तगड़ा नहीं बना रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि बस चीज़ें समझ में आ जाए। देखो एक ये हमारे पास डायग्राम ये रहा, है ना, और ये रही हमारे पास ये एक डायग्राम रहा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर हमारे को जो हाइट दे रखी थी, इस कोन की जो हाइट दे रखी है हमारे को दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर ये टोटल हाइट जो दे रखी है हमारे को मेरे बच्चों 26 सेंटीमीटर पूरी हाइट दे रखी है अपने को, है ना। और हमारे को जो इसकी त्रिज्या दे रखी है यानी कि इसकी छोटे वाले की ये 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर जो बड़े वाले की यानी कोन की हमारे को दे रखी है ये 2.5 हमने निकाली है सेंटीमीटर में दे रखी है ना। ओके, यहाँ तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैसे ये देख लिया तो आपको यहाँ पर इसकी ये लेंथ निकाल लेनी है, यानी कि ये इसकी स्लांट हाइट, सॉरी ये हमारी इसकी स्लांट हाइट निकाल लेनी है आपको। और स्लांट हाइट क्या होती है मेरे बच्चों, ये क्या बन रहा है आपको, एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, रेक्टेंगुलर बनता है तो आपको पता ही होगा हाइट कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 2.5 है। तो ये कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 6 ये कितनी 6 ही है ना, हाँ। तो एल इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, मानते हो, यही हो जाएगा। तो ये निकाल ली हमने, एल भी निकाल ली। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन की तरफ चलो जल्दी से। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि सिलेंड्रिकल पार्ट टू बी पेंटेड, एक सिलेंडर पार्ट है उसको येलो से पेंट करना है, तो उसका सरफेस एरिया बताओ। तो इसमें सरफेस एरिया बताना है अपन को सिलेंडर का, सिलेंडर को पेंट करना है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो मैं सिलेंडर को यहाँ से उठा लूँ, यहाँ पर ले आऊँ मेरे बच्चों, यहाँ पर मैंने ये सिलेंडर को ले आया, है ना। अब इसको पेंट करना है अपन को येलो कलर से। अब ध्यान देंगे, जल्दी से ध्यान देंगे, सिर्फ इसमें क्या चाहिए, जब भी कोई सिलेंडर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और एक होता है ये वाला जो कि होता है सर्किल का एरिया, और एक ऊपर वाला भी होता है जो कि सर्किल का एरिया होता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है मेरे बच्चों, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो क्या है, जब उसको ज्वाइंट किया गया था ना तो ये वाला पॉइंट तो अंदर चला गया था, तो हम केवल पेंट केवल इसी पार्ट पर ही तो कर सकते हैं, इस पार्ट पर, इन दोनों वाले पार्ट पर, ऊपर वाले पर नहीं करेंगे, यानी इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको पेंट किया जा सकता है या जिसको छुआ जा सकता है वो सरफेस एरिया काउंट में करने वाले हैं, यानी कि कर्व्ड एरिया को, इसको और इसको हम लेने वाले हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कर्व्ड एरिया ऑफ द सिलेंडर के कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। सिलेंडर के कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पक्का, ठीक है ना। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमने इसको क्या माना था कैपिटल, तो ये इसको माना था एच डैश।
तो पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, मानते हो? बिल्कुल सीधी सी बात है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो पाई को पाई रहने दो, आर की जगह क्या लिख देंगे, आर क्या है, कितना 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, एच डैश कितना है मेरे बच्चों, एच डैश है 26 में से 6 गया तो यानी कि इतनी हाइट कितनी है मेरे बच्चों, एच डैश कितना हो जाएगा 26 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 यहाँ पे पुट कर दो सर, 20 पुट कर दिया, प्लस पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है, आर कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 को 2 पुट करो स्क्वायर में कर दो। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, पाई को पाई रहने दिया तो 2 दूनी 4 इंटू 4 इंटू 20 प्लस 2 दूनी 4 पाई, 2 दूनी 4 पाई, तो टोटल कितना आ गया मेरे बच्चों 20 और 4 कितना होता है 80 पाई, यानी ये हो गया मेरे बच्चों 80 पाई, 80 पाई प्लस ये हो गया 80 पाई प्लस 4 पाई, 80 पाई प्लस 4 पाई कितना होता है 84 पाई, क्या आ जाएगा 84 पाई, ये क्या है एरिया है तो ये लिखना ना बोले, 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारा पहले का आंसर हो गया। चलो अब दूसरे का आंसर निकाल के देखने की कोशिश करते हैं अपन, दूसरे का निकालो सर। तो दूसरे का निकालना है तो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट कह रहा है, ये दूसरा पार्ट हमारे को क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सर ये जो है इफ़ इट्स कोनिकल पार्ट, अब कोनिकल पार्ट का निकालना जो इसको हमने ग्रीन रंग कर से पेंट किया है उसका करना है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा जल्दी बताओ, जिसको पेंट करना है ग्रीन कलर से। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं अपन। तो मेरे बच्चों ये सुनो, मेरे को ये बताओ, ये वाला ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये देखो ये मैंने कोनिकल पार्ट यहाँ पर ले लिया, आप सबको बताना चाहूँगा कोनिकल पार्ट के बारे में, ये हो गया, ये हो गया। तो कोनिकल पार्ट का कौन कौन सा हिस्सा पेंट होगा मेरे को बताओ, ये कर्व्ड हिस्सा, ये कर्व्ड ऊपर वाला हिस्सा तो पूरा पेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं कोनिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया, सर ये तो पार्ट पेंट होगा, ये क्या ओके। ये नीचे का क्या होता है बच्चों, पूरी सर्किल होती है, लेकिन इसके अंदर एक सर्किल और है, आपको बता देता हूँ एक सर्किल और है, यहाँ पर कैच क्या है सिर्फ यही है कि ये जो सर्किल का पार्ट है ना बच्चों ये पेंट नहीं होगा, ये पेंट नहीं होगा क्योंकि ये चिपका हुआ है उससे सिलेंडर से, तो क्या हम यहाँ पर पेंट कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पर कैसे पेंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सरफेस एरिया अपन को माइनस करना है इस टोटल में से, ये जो टोटल है मेरे बच्चों ये वाला इस बड़े वाले में से, यानी कि क्या माइनस करना है पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या करना है छोटा वाला क्या है, छोटा वाला क्या है मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, तो माइनस के पाई आर स्क्वायर एच, इसका एरिया ये हो जाएगा, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो ये इतना एरिया पेंट करना है केवल, और कर्व्ड एरिया ऊपर वाला है ही, तो क्या कर देंगे कोनिकल पार्ट का कर्व्ड एरिया प्लस कितना एरिया ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, उतना ही करना है। क्यों छोटे वाला, क्यों क्योंकि छोटे वाला मेरे बच्चों देखो ये जो सिलेंडर का पार्ट है ना, केवल देखो ये नीचे वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला तो चिपक गया, क्या हम इसके अंदर घुस के पेंट करेंगे, नहीं करेंगे ना, केवल यहाँ बार बार ही तो करेंगे ये, तो इतना पार्ट को माइनस कर देंगे जो कि स्क्वायर के नाम से है, ठीक है। तो इतने पार्ट को कर देंगे जो स्क्वायर के नाम से है, यानी क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल एच, ठीक है ना। ये थोड़ा हैंग हो जाता है इसलिए थोड़ा धीरे हो रहे हैं अपन, तो कोई बात नहीं, काम तो चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इसका कोनिकल का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या होता है मेरे बच्चों, यस क्या होता है पाई आर एल होता है, तो यानी पाई आर कितना दे रखा है मेरे बच्चों, आर पाई आर मतलब 2.5, ठीक है 2.5 इंटू एल कितना मैंने यहाँ निकाला हुआ है रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस और 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 इंटू 25 625, यानी कि 6.25, यहाँ तक लिख दोगे आप सारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, ये तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने प्लस जगह का मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई में रहने दो, आर की वैल्यू यानी बड़े वाले की बच्चों, बड़े वाले की कितनी है 2.5, तो 2.5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच मतलब ये कोनिकल हाइट कितनी है एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच किसका था, ये पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई आर सॉरी एच क्यों आएगा मेरे बच्चों, ये गलती कर दी ना, पाई आर स्क्वायर एच क्यों, अब तो ये तो सर्किल का स्क्वायर है ना, तो एच वेच कुछ नहीं आना मेरे बच्चों, एच तो फालतू लगा दिया मैंने, गलती से लगा दिया, ये सर्किल का है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है अपने को, बस इतनी सी बात आएगी,
मैंने आर सेम लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आर का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी 2.5 इंटू 2.5 माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर का कितना है, ये छोटा वाला आर, इसकी बात हो रही है 2, जो ये वाला आर होगा वो यही आर होने वाला है 2.5। नहीं समझ में आया तो मेरे को नीचे लिख देना, कि दोबारा बना के दे दूंगा, दोबारा वीडियो, है ना। वैसे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। पाई इंटू 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया, कम ऑन। अब इसको सॉल्व करो, बस इतने से काम करना है। पाई इंटू 2.5 इंटू, अब देखो ये जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये लिख दूँ क्या, चलो लिख दो यार, मेरे पास जगह नहीं बचती इसलिए दिक्कत होती है। 36 और 6 42.25 हो गया, प्लस अब ये बताओ ये कितना हो गया, ये कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया 25 इंटू 25 यानी कि 6.25 पाई माइनस 4 पाई, माइनस कितना हो गया 4 पाई। अब बताओ 6.2.5 में से 4 पाई गया तो कितना आ जाएगा 2.25 पाई, ये मानते हो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इधर बताओ ये कितना आएगा, रूट 42.25 कितना होता है मेरे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये कितना होता है, ये होता है मेरे बच्चों 6.5 होता है। अब ये कैसे आया, ये आप जानना चाहते हो तो डिटेल में मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कह देना कि ये रूट की वैल्यू 42.25 को कैसे डायरेक्ट लिख दिया आपने 6.5। मैं हल्का सा बता देता हूँ, लेकिन इसमें समझ में नहीं आएगा वीडियो में, आपको कैसे लिखते हैं। देखो ये 42.5 होता है, इसका जोड़ा बनाते हैं, 42.5 का जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाते हैं 25 और ये 6, तो यहाँ से 36 में 6 का 6 से भाग चला गया, 6 ये दोनों सेम होने चाहिए, 6 36 लिख दिया, बचा कितना 6। अब इसको एजिटिव बता दिया, अब क्या आ गया पॉइंट, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, अब क्या आ जाएगा 25। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार 6 को, ये जो 6 है ना, इसमें 6 जोड़ के 12 कर देते हैं। अब 12 तो ऐसे कैसे रह गया, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें दोनों जगह कि जिससे 625 आ जाए। मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये 5 इधर आ गया, तो इंटू 5 करोगे तो आपको पता लगेगा ये 625 आ गया, तो पूरा गया। तो अब क्या आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया 6.5, तो 6.5 आ गया, लिख दूँ आगे। देखो कोशिश करते हैं लिखने की, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2.5 इंटू 6.5, जो कि ये था 6.5 प्लस के कितना हो जाएगा 2.25 पाई आ जाएगा। इन तीनों को जोड़कर और इसको जोड़ दो। अब बताओ ये 6.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 5 हंस लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32 गुणा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, हंस लगी 2, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 और 2 3 और 3 6, 16.25 पाई। तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 16.25 पाई प्लस 2.25 पाई। ओके, अब कितना कर देंगे अपन, अब देखो 16 और 2 18, मेरे बच्चों कितना आ गया 18.5 यानी 18.50 यानी 18.5 पाई, ये आ गया। ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसको पाई में रखेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास जगह कम है इसलिए होच पोच हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो अलग से मेरे को बोल देना कि ये सर समझ में आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा हो तो मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया अपना। ये दोनों एरिया बाद में काम आएंगे, याद रखना। तो हमारा एक एरिया था हमारा ये, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। एक एरिया हमारा ये था और एक एरिया हमारा ये है। बाद में जब टोटल सरफेस एरिया को पेंट करवाएगा ना तब काम आएगा ये, ठीक है। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है मेरे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि जो ये सी बोल रहा है, ये इसकी या अथवा में या तो वो निकाल लो या ये निकाल लो। वॉल्यूम निकालना है, वुड यूज्ड इन मेकिंग दिस टॉय। आपको इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ करना है, लेकिन मैं तो दोनों करा रहा हूँ आपको। अब आपको वॉल्यूम निकालना है इस पूरे का, इस पूरे वुड सरफेस का, यानी इसका पूरा। अब इसमें वॉल्यूम दो ही चीज़ों का निकलेगा डायरेक्टली। एक तो कौन दे रखा है हमारे को, कौन का वॉल्यूम निकाल लो, और एक हमारे को सिलेंडर दे रखा है तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। बस ये दो चीज़ें निकालनी है आपको, बस आ जाओ। वॉल्यूम तो पूरा निकलता है ना, आ जाओ। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो बच्चों टोटल वॉल्यूम क्या लिख देंगे अपन, बच्चों टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। इनका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, इसकी जो भी ली थी अपन ने आर स्क्वायर एच, मतलब जो भी लिया था एच ले लेते हैं अपन, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम को लिया था हमने पाई
आर स्क्वायर एच डैश सिलेंडर का ये लिया था, जो भी लिया था आप उसको तरीके लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, पाई सेम है, ठीक है, पाई कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा 1/3। आर की वैल्यू कितनी थी वहाँ जा करके देख लेना, 2.5 थी, तो 2.5 कोन के आर की वैल्यू 2.5 स्क्वायर थी इंटू एच। एच क्या माना था हमने, एच क्या दे रखा था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख देंगे प्लस, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर कैपिटल आर किसका माना था हमने, सिलेंडर का, छोटे वाले का, है ना, क्या माना था आर, ये कितनी थी 2 का होल स्क्वायर इंटू एच डैश कितना निकला था 26 में 26 में से 6 गया तो 20, तो ये 20 थी किसकी, एच डैश कितनी थी 20 थी। तो चलो ओके कम, चलो जल्दी से पाई का पाई छोड़ देंगे, अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1.3 है ना, तो 1.3 2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 इंटू 25 625, वही 6.25 इंटू 6, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3 तो 1/3 इंटू 6.25 इंटू 6 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 80, ये 80 हो गया, ठीक है ना, ये पाई का पाई रह गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 का 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये 2 हो गया, तो ये 6.25 बच्चों 6.25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 वहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, तो 12.50 हो गया, ये हो गया हमारा 12.50 प्लस 80, 12.50 इंटू 80 इजिकल टू कितना आ जाएगा 80 और 90 92, तो बच्चों 92.5 पाई क्या है, ये वॉल्यूम है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में आ गया, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, पार्ट नंबर कौन सा रह गया है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मेरे बच्चों कह रहा है अपन को कह रहा है कि सी पार्ट निकालना है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, वो बोल रहा है पेंटिंग करने की, इन दोनों को ग्रीन और येलो को पेंट करने की, जो यानी टोटल सरफेस एरिया जो पहले निकाला था ना अपन ने, ग्रीन अलग से और येलो अलग से, इन दोनों सरफेस एरिया को अपन को जोड़ना है और फिर बताना है कि अपन को ये टोटल जो सरफेस एरिया है उसको पेंट करने का खर्चा कितना है। यदि एक सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा कितना दे रखा हो, 3 पैसे, ध्यान रखना यहाँ पे पैसे दे रखे हैं। पैसे को सबसे पहले अपन को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में जितना भी टोटल सरफेस एरिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रुपए से, है ना, तो हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा कैसे निकालना है देखते हैं, आ जाओ चलते हैं। चलो कैसे निकालना है, पहले तो ये बताओ कि टोटल सरफेस एरिया कितना है। सर टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, ग्रीन कलर को पेंट करना, ग्रीन कलर कौन था, कोन, तो कोन को पेंट करने का खर्चा कितना, वो सरफेस एरिया कितना है, प्लस येलो कलर को पेंट किया अपन ने, येलो कलर पेंट किया, किस पर पेंट किया, सिलेंडर पर, सिलेंडर का एरिया क्या था वो बताओ जल्दी सी। तो मैंने बोला था ना वहाँ पर ध्यान देना, क्या एरिया था मेरे बच्चों, देखो एक तो था 84 पाई और एक था हमारा 18.5 पाई, कितना था 84 पाई और 18.5, 84 पाई प्लस ये वाला था 18.5 पाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, 84 यानी कि 84 में आपको जोड़ना है कितना, 84 में जोड़ना है 18 को, 8 से 12 का 2, वहाँ से लगी 1 9 और 1 10, 102 है ना, 8 से 12 का 2, वहाँ से लगी 1, नहीं जोड़ना है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 84 प्लस 18, 8 और 6 12 का 2, वहाँ से लगी 1 9 और 1 10 यानी कि 102 ही, तो हाँ 102.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 102.5 क्या हो जाएगा 5, 102.5 पाई हो गया। टोटल सरफेस एरिया ये आ गया, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब वो कह रहा है कि आपको रुपए का खर्चा कितना लगता है, रुपए का खर्चा लगता है 3 पैसे। 3 पैसे को अगर अपन रुपए में चेंज करें तो 3 डिवाइडेड बाय 100, ये मानते हो, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा बच्चों 0.003, पक्का 0.003, तो 1000 हो गया, 0.3 तो कितना आ जाएगा 0.03, ये हो गए रुपये, 0.3 रुपये लगते हैं। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की 0.03 रुपये लगते हैं। तो इन टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा हमारे को, तो 0.03 को मल्टीप्लाई कर दो इस टोटल एरिया से, तो 102.5
पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका रुपए में आंसर आ जाएगा। और उसने बोला है कि इसके अंदर देखो, इसमें क्या बोला है इसने बोला है कि यहाँ पर 3.14 लेना ज़रूरी है यहाँ पर, तो पहले तो मत लेना चाहे, ठीक है। तो 3.14 पुट करो और आंसर ले आओ। तो 0.03 इंटू 102.5 इंटू 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से मुझे आंसर बता देना। आप सारे बच्चे नीचे कमेंट करके करा बता देना, मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है और समझ में भी आया है आपको कि टोटल खर्चा कितना होगा। इसको मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिख दो कि सर इस पूरे वुडन वाले जो हमारा टॉय है उसको पेंट करने का खर्चा इतना होगा। तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है और यहाँ तक आए हो, यहाँ तक पहुँचे हो। तो थैंक यू मेरे बच्चों, और लाइक कर दो अगर नहीं किया है अभी तक तो, और अब इस फैमिली का पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला पार्ट सैम्पल नंबर मतलब जो एडुकार्ड का सैम्पल पेपर नंबर 3 लेकर के आऊँ या कौन सा लेकर के आऊँ ये आप ही बता देना। वैसे कोशिश करूँगा सीक्वेंस में करा दूँ, तो अगला पार्ट लेकर के आना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।